टू के बाद कभी कभी तो हम V1 का यूज कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि टू के बाद ना V1 का यूज नहीं करते बल्कि ING फॉर्म का यूज करते हैं। तो हमने यही सीखना है कि टू के बाद V1 का यूज कब करना है और टू के बाद ING फॉर्म का यूज कब करना है। ठीक है, तो इसको सीखने के लिए एक छोटी सी एग्जाम्पल हम करेंगे। ठीक है, तो उस एग्जाम्पल को आप समझिएगा, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन क्या है? अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, प्रैक्टिस करते हो, तो आपको समझ आ गया कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। तो कई बार क्या होता है कि टू के बाद तो V1 ही लिखना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि वहाँ पे टू के बाद ना V1 का यूज़ नहीं करते बल्कि ING का यूज़ करते हैं। ये कब यूज़ करते हैं ये आपको तब समझ आएगा अगर आपको पहले के जो नॉन फाइनाइट वाले लेक्चर्स हैं वो अच्छे से समझ आ गए। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। बैंकिंग में इतने क्वेश्चंस आते हैं, इसको लेके इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं जो एरर डिटेक्शन में है। आज तक और मैंने नोटिस किया बहुत क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो बी अलर्ट, बी अटेंटिव। ठीक है, हाँ, शी थॉट ऑन रोलर कोस्टर। अभी जो है ना, अभी हमने टॉपिक स्टार्ट कर लिया तो मैं आपको आंसर भेजूंगा। ठीक है, बाद में वो सारे डिस्कस कर लेंगे। अभी इस टॉपिक पे आते हैं, ये टॉपिक हमने स्टार्ट कर लिया। ठीक है, देखो कैसे पता चलेगा। सबसे पहले ना मैं दो सेंटेंसेस लिखता हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा, समझ आपको, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ठीक है, मैंने लिखा वी वांट टू मीट देम। ठीक है, दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। ठीक है, फिर एक सेंटेंस हमने लिखा वी ऑब्जेक्ट टू मीट देम। ठीक है, तो ध्यान से समझना। हमने लिखा वी वांट टू मीट देम, वी ऑब्जेक्ट टू मीट देम। अब हमने इन दोनों सेंटेंसेस में टू के बाद V1 का यूज किया, बेस फॉर्म का यूज किया। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि कौन सा सेंटेंस सही है कौन सा गलत है। टेक 10 सेकेंड्स। ठीक है, 10 सेकेंड्स सोचिए, एक्चुअल में सोचो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, ठीक है, तो आपने सोच लिया होगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहला जो सेंटेंस है वो सही है, दूसरा सेंटेंस जो है वो गलत है। ठीक है, अब देखो ये चीज़ सीखने में ना आपको ये आप कंसेप्ट अभी सीख जाओगे, लेकिन वर्ड्स के साथ कैसे फैमिलियर रहोगे वो धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। ठीक है, समझना कैसे। पहले सेंटेंस में सबसे पहले तो आपको एक छोटी सी बात ये समझनी है कि अगर ये कभी भी 2+V1 लिखा होगा, ठीक है, मैं आपको यही समझा देता हूँ सबसे पहले। अगर ये कभी भी 2+V1 लिखा होगा ये वाला, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये आपका इन्फिनिटिव होगा। ये आपका क्या होगा? इन्फिनिटिव होगा। और ज़्यादातर अगर इससे कंपैरिजन करोगे तो मैं बात करता हूँ कि वो इन्फिनिटिव वहाँ पे नाउन की तरह ही काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा? नाउन की तरह ही काम कर रहा होगा। अगर वो नाउन की तरह काम कर रहा होगा या तो फिर वहाँ पे क्या बनेगा, वो सब्जेक्ट बन सकता है, या फिर वो वहाँ पे क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। ठीक है, अच्छा, या फिर वो वहाँ पे क्या बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। समझ से जाना। ठीक है, हमने पढ़ा कि अगर ये 2+V1 लिखा होगा, अगर आपको कोई ऐसा केस लग रहा है कि यहाँ पे 2+V1 आएगा, V1 आएगा, ING आएगा, तो अगर इससे कंपेयर करोगे, ठीक है, तो पता चल गया कि जो ये इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे नाउन है। नाउन 3 काम कर सकता है, सब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट का या कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, तो अगर वहां पे हमें V1 चाहिए, कैसे पता चलेगा V1 चाहिए? ठीक है, यहाँ पे कोई वर्ब लिखी हुई है, लेट अस सपोज की कोई वर्ब लिखी हुई है, मतलब मोस्ट ऑफन जो होता है वर्ब के बाद ही लिखा होता है ये केस। ठीक है, यहाँ पे भी एक वर्ब लिखी हुई है, यहाँ पे भी क्या लिखी हुई है, एक वर्ब लिखी हुई है। अब आप समझ से जाना, जब इस वर्ब के बाद इसको लिखा जाएगा तो हमें पता है, मैंने मान लिया कि जो वर्ब लिखी हुई है ना, ये हमारी एक्शन वर्ब है। कैसी वर्ब है? ये हमारी एक्शन वर्ब है। मैंने सपोज कर लिया, मोस्टली एक्शन वर्ब भी आती हैं, तो मैंने मान लिया कि ये एक्शन वर्ब है। ठीक है, अगर ये एक्शन वर्ब है तो इसके बाद जो इन्फिनिटिव नाउन है ना, तो वो कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। इस कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है उसकी? कॉम्प्लीमेंट बनने की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी, और कौन सी पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी? सब्जेक्ट बनने की। तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है उसके पास? कौन सी पॉसिबिलिटी बनती है? ऑब्जेक्ट ही। मतलब ये जो इन्फिनिटिव है उस वर्ब के बाद अगर लिखा होगा, तो ये जो इन्फिनिटिव है इस वर्ब के लिए वो किसका काम करेगा? ऑब्जेक्ट का। अगर ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा इस वर्ब के लिए, तो इसका मतलब ये वाली जो वर्ब है वो कैसी वर्ब होनी चाहिए फिर? ट्रांजिटिव वर्ब।
ठीक है, तो ये चीज़ समझ आ गई। ठीक है, तो फर्स्ट रॉन्ग जो भी कमेंट्स कर रहे हैं तो अभी पता चल जाएगा, जो भी है पता चल रहा है, जो मैं आपको समझानी, अभी वहाँ पे आएंगे सब कुछ पता चल जाएगा। ठीक है, फिर से समझा रहा हूँ कि अगर इसके बाद यहाँ पे हमने v1 लिखा तो इसका मतलब ये इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव हो गया तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। अगर किसी वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लिखा होगा तो वर्ब ट्रांजिटिव होगी या इंट्रांजिटिव होगी, वो वर्ब ट्रांजिटिव होगी। यहाँ पे आ जाओ, वी वॉन्ट टू मीट देम, तो अगर मैंने यहाँ पे मीट लिखा हो रहा है तो इसका मतलब ये एक ही यूनिट है, ये इसका ही पार्ट है, इंटीग्रल है, आपको बताया था। अगर ये इंटीग्रल है तो ये इन्फिनिटिव है, अगर ये इन्फिनिटिव है तो नाउन है, नाउन का मतलब यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब ये वाली वर्ब कैसी है, यहाँ पे इन्फिनिटिव है, ये वाली वर्ब यहाँ पे कैसी है, इन्फिनिटिव है। इतनी बात क्लियर होगी? यस, हमें क्लियर होगी इतनी बात। अब एक सेंटेंस और लिखते हैं, चलो ऐसे सेंटेंस बाद में आएंगे, अब चलो सेंटेंस ही लिख लेते हैं पहले। ठीक है, मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ यहाँ पे, पी वी वेंट। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस लिख लिया, अब ये सेंटेंस कंप्लीट है। ठीक है, ये सेंटेंस जो है कंप्लीट है, इस सेंटेंस में हमें और कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हर चीज़ के बिना ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है, कंप्लीशन शो कर रहा है। ठीक है, अगर ये सेंटेंस अपने आप में कंप्लीट है तो हमें पता है कि ये वाली जो वर्ब होगी वो वर्ब यहाँ पे कैसी हो जाएगी, इंट्रांसिटिव वर्ब हो जाएगी। हमें क्लियर? ठीक है, ये बात हमें क्या है, समझ आ गई कि ये जो वर्ब है वो यहाँ पे कैसी होगी, इंट्रांसिटिव हो जाएगी। अब सपोज करो कि मैं अब इसके बाद टू लिखता हूँ, सपोज करो कि मैं अब इसके बाद यहाँ पे टू लिख लेता हूँ, मैं सेंटेंस अब खत्म नहीं कर रहा, मैंने सेंटेंस में इसके साथ यहाँ पे क्या लिख लिया, टू लिख लिया। अब क्या मैं यहाँ पे फुल स्टॉप लगा सकता हूँ? नहीं लगा सकता। क्यों? क्योंकि अब ये इंट्रांसिटिव वर्ब है, इंट्रांसिटिव वर्ब के बाद तो ऑब्जेक्ट नहीं लिखा जाएगा, लेकिन अगर आप कभी प्रेपोजिशन का यूज करोगे तो प्रेपोजिशन के बाद उसके क्या लिखने पड़ते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, इसी वजह से अभी तक ये सेंटेंस जो है वो गलत है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? ठीक है, फिर इस सेंटेंस को कैसे सही करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, कुछ भी लिख दो, यू कैन राइट एनीथिंग यू वांट टू। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया चंडीगढ़, मैंने यहाँ पे लिख दिया चंडीगढ़। ठीक है, तो मैंने लिख दिया दे वेंट टू चंडीगढ़। अब ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस यहाँ पे क्या हो गया, सही हो गया। अब मैं आपसे ये बात पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं इसको यहाँ पे इन्फिनिटिव कह सकता हूँ? नहीं कह सकता, क्योंकि ये चंडीगढ़ इन्फिनिटिव नहीं है ना, ये वर्ब नहीं है तो ये इन्फिनिटिव भी नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो टू है ना, ये एक प्रेपोजिशन है, ये जो है टू, ये हमारी क्या है, एक प्रेपोजिशन है। बात समझ आ गई? अच्छा, अगर ये एक प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन को अपना क्या चाहिए था, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, एक नाउन। ये बात समझ आ गई? तो ये बात भी समझ आ गई होगी। ठीक है, अब सेम केस यहाँ पे है, अगर यहाँ पे टू के बाद कभी आईएनजी फॉर्म लिखी होगी तो ये जो आईएनजी है ना, ये आईएनजी यहाँ पे नाउन का काम कर रही होगी, ये आईएनजी यहाँ पे किसका काम कर रही होगी, नाउन का काम कर रही होगी। अगर ये नाउन का काम कर रही होगी तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी। किसका काम कर रही होगी? ऑब्जेक्ट का काम कर रही होगी, क्योंकि जेरेंड फॉर्म है, हमें पता चल गया। ठीक है, अच्छा ये प्रेजेंट पार्टिसिपल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं लिखा हुआ, तो यहाँ पे एडजेक्टिव बन सकता था, तो वो केस नहीं है, ये जेरेंड वाला केस ही है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये, अगर ये ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो क्या यहाँ पे ये उसका पार्ट हो सकता है? क्या इन्फिनिटिव हो सकता है? नहीं। अब यहाँ पे हमें इसको क्या मानना पड़ेगा? प्रेपोजिशन। यहाँ पे हमें इसको क्या मानना पड़ेगा? प्रेपोजिशन। अगर मैंने इस वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज किया हुआ है, अगर मैंने इस वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज किया हुआ है तो यहाँ पे जो वर्ब होनी चाहिए, ये वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए या इंट्रांजिटिव होनी चाहिए। तो अब हमें समझ आ रहा है कि दिस वर्ब हैज नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाली जो वर्ब है, ये वर्ब यहाँ पे कैसी होनी चाहिए? इंट्रांजिटिव वर्ब। भाई एक बार कमेंट करके बता दो यस नो, समझ आ रहा है नहीं समझ आ रहा? ठीक है, तो ये दो कहानियां समझ आ गई। जब हमें यहाँ पे इन्फिनिटिव लिखा होगा तो इसका मतलब ये वर्ब ट्रांजिटिव होनी चाहिए, क्योंकि वो उसका अपना ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर इसके बाद टू के बाद आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है इस टू का इस वर्ब से कोई लेना देना नहीं है, ये वर्ब अपने आप में यहाँ पे कंप्लीट है। ये जो एक्शन होगा ये इंट्रांसिव होगा। इंट्रांसिव का मतलब ये आगे पार्ट नहीं होगा, बल्कि सब्जेक्ट पे चलेगा, सब्जेक्ट पे ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो वर्ब लिखी होगी ये इंट्रांसिव वर्ब होगी। अगर ये इंट्रांसिव वर्ब होगी तो इसका मतलब ये टू प्रेपोजिशन होगी, और प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे हमें ऑब्जेक्ट लिखना था, इसी वजह से हमें यहाँ पे आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, क्योंकि जेरेंड आईएनजी फॉर्म होती है। जेरेंड जो है वो नाउन का काम करता है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ। अब मैंने यहाँ पे लिखा वी ऑब्जेक्ट टू मीट देम। ठीक है, अब अगर आपको पता हो, नहीं पता हो, मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट होता है ना वर्ब, जो ऑब्जेक्ट वर्ब होती है ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट वर्ब होती है ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है।
एक सेकेंड, ठीक है। हाँ, क्या लिखा है सर, 2+V4 का एक और एग्जांपल बताइए। बताऊंगा, डोंट वरी। मैं पहले चाहता हूं कि आप इस चीज़ को पहले एक अडेप्ट कर लो, ठीक है, अंदर संभालो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो ऑब्जेक्ट वर्ब होती है ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है। अगर ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है तो इसका मतलब ये है कि आप इसको यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते। सबसे पहले तो आपको ये समझना है, ठीक है। अगर आप उसका ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इन्फिनेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि इन्फिनेटिव होता नाउन होता तो ऑब्जेक्ट बन जाता। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टू है ना ये प्रेपोजिशन है, जो टू है ये प्रेपोजिशन है, और ये जो है इसको यहाँ पे इसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अगर किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट चाहिए था तो मैंने बताया था कि आपको जेरेंड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। तो ये सेम केस ये सेकंड वाला है, प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखना पड़ेगा, जेरेंड लिखना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, वी ऑब्जेक्ट टू मीटिंग देम, वी ऑब्जेक्ट टू मीटिंग देम। तो ये हमें लिखना पड़ेगा, ये इस तरीके से हमारा जो सेंटेंस है वो सही होगा, ठीक है। अब यहां तक समझ आया। फिर आगे एक चीज और बताऊंगा कि इसको आप कैसे देख सकते हैं, कैसे ऐसे सेंटेंसेस को टैकल किया जा सकता है। पहले आप ये बताइए कि आपको यहां तक जो है यस समझ आ गया, नहीं समझ आया तो फटाक से बता दो एक बार, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आगे लिखते हैं, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। अब कैसे समझना है, इसको रिमूव कर दूं, ठीक है, तो इसको भी रिमूव कर देता हूं, या फिर आपको समझने का तरीका मैं बताता हूं, ठीक है, कैसे समझना है। देखो, हाँ ठीक है, अब इसको समझना कैसे है। देखो, जैसे हमने लिखा वी वांट टू मीट देम, पता है क्या, कैसे समझोगे आप इसको, मतलब आप अगर आपको आप कहते हो कि आपने वो वर्ड पढ़ा नहीं है, लेकिन आप कॉम्प्रिहेंशन के तरीके से कैसे सॉल्व कर सकते हो, इसको समझने की कोशिश करना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिख लिया, वी वांट ठीक है ब्लैंक, एक और लिख लिया वी ठीक है ब्लैंक, ठीक है। तो हमने ये लिख लिया वी वांट ब्लैंक समथिंग, वी ऑब्जेक्ट दैट समथिंग। अब यहाँ पे समझना, अगर मैं आपसे पूछूं, मैं आपसे ऑप्शन दूं कि फर्स्ट ऑप्शन इज नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड, सेकंड ऑप्शन इज टू, तो कौन से में क्या आएगा, ठीक है। अगर मैं आपको ऑप्शन दूं कि नो प्रेपोजिशन रिक्वायर्ड एंड टू, हाँ मैं बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। वो आपको राहुल, वो जितनी वर्ब्स के साथ आप डील करोगे उतनी ही वर्ब्स का आपको पता चलेगा, ठीक है, उसके अलावा नहीं पता चल सकता। आप कहोगे आप गैस मार लोगे, तो वो गैस मारने का मैं तरीका आपको एक बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन ये हर जगह काम नहीं करता, ये फेल भी हो जाता है। तो बस मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पास अल्टीमेटली कोई ऑप्शन बचा ही ना, तो फिर आप ये वाला तरीका यूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए, जैसे मुझे पता था कि जो ऑब्जेक्ट होती है ये आपकी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, तो ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि ये वर्ड मैंने कभी कहीं पे पढ़ा होगा, फिर मैंने इस वर्ड के बारे में सर्च किया होगा कि ये वर्ड जो है ट्रांजिटिव है या इंट्रांसिटिव है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि अगर आप कोई वर्ब्स वगैरह पढ़ते हो तो आप ये भी साथ में एक बार चेक कर लिया करो कि वो वर्ब है वो ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। तो ये चीज़ बहुत रोल प्ले करती है, ठीक है। हाँ, तो आपको पता चल रहा होगा कि पहले में कुछ नहीं आएगा, हाँ दूसरे में क्या आएगा, टू है, बिल्कुल सही। पहले में यहाँ पे हमें पता चल गया कि कुछ नहीं आएगा, ठीक है, दूसरे में क्या आएगा, टू आएगा। अब हमने इससे कंक्लूड क्या निकाला, कंक्लूजन क्या निकाला, समथिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, समथिंग एक ऑब्जेक्ट है, क्योंकि जो समथिंग है ना ये प्रोनाउन होता है। समथिंग क्या होता है, एक प्रोनाउन होता है, और प्रोनाउन का काम भी क्या होता है, या तो सब्जेक्ट बनना, या ऑब्जेक्ट बनना, या कॉम्प्लीमेंट बनना। अब ये कॉम्प्लीमेंट तो सब्जेक्ट तो बन नहीं सकते,
ना सब्जेक्ट बन सकता है ना कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, तो यहाँ पे ये हमारा क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो हमने कह दिया समथिंग यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हमने ये देखना है कि अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, अगर मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब जो समथिंग है वो एक्चुअल में किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वांट का। अगर वो वांट का ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि ये वाली जो वर्ब है कैसी वर्ब हो जाएगी, ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगी। बात समझ आ गई। अब हमें यहाँ पे टू लिखना पड़ रहा है, अगर मुझे यहाँ पे टू लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब जो समथिंग ऑब्जेक्ट है ना वो टू का ऑब्जेक्ट है, ना कि ऑब्जेक्ट वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो इसी वजह से ये जो ऑब्जेक्ट वर्ब बनेगी, ये ऑब्जेक्ट वर्ब हमें पता चल गई कैसी वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो सेम केस हमने यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे। सेम केस क्या लिखा हुआ है कि ऊपर जो हमारा समथिंग ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है उसको रिप्लेस करके हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टू मीट। ठीक है, और नीचे जो समथिंग है इसको रिप्लेस करके हमने क्या लिखा हुआ है, मीटिंग। समझ आया? जो मैं तरीका समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आपको ये तरीका समझ आया? यहाँ तक कोई दिक्कत है पूछो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। एक दो क्वेश्चन जो है मैं और लिखता हूँ। ठीक है, सोच समझ के बताना। ठीक है, बिल्कुल फीलिंग से मत बताना। ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं। चलो इतने, एक सेंटेंस और माइंड में आ रहा है, मैं लिख दूंगा। कमेंट्स आए फटाफट। चलो एक सेंटेंस में इतने लिख ही देता हूँ। ठीक है, कमेंट्स आ रहे हैं। ठीक है, चलो अब देखो, अब इसको ना वही सेम चीज़ करके देखो। अब आप देखो कि सबसे पहले ये नोटिस करो कि जो डिसाइडेड है ये ट्रांजिटिव वर्ब है या नहीं है। ठीक है, ये ट्रांजिटिव वर्ब है नहीं है। यू डिसाइडेड टू डू समथिंग, या फिर यू डिसाइडेड समथिंग, यू डिसाइड समथिंग। अगर मैं आपसे पूछूं कि
कौन सा सही, डिसाइड समथिंग या डिसाइड टू समथिंग। अब हमें पता है कि डिसाइड समथिंग, तो बीच में टू नहीं लिखना, तो इसका मतलब ये वाली जो वर्ब है कैसी वर्ब हुई, ट्रांजिटिव वर्ब हुई। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब हुई तो इसका मतलब यहाँ पे जो लिखा जाएगा वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अगर वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो इसका मतलब यहाँ पे आईएनजी फॉर्म नहीं लिखी जाएगी, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, सपोर्ट। तो इसी वजह से हमें पहले सेंटेंस में क्या लिखना पड़ेगा, सपोर्ट। समझ आ गई बात, क्योंकि वो उसका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये इन्फिनिटिव हो जाएगा पूरा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सपोर्टिंग लिख देता फिर कैसे गलत हो जाता, कैसे गलत होता, सपोज करो कि मैंने यहाँ पे सपोर्टिंग लिख लिया, लेट अस सपोज, तो इसका मतलब ये इसका ऑब्जेक्ट बन गया और आपने इस वर्ब को कैसे बना दिया यहाँ पे, इंट्रांसिटिव। ये तो गलत हो गया, आपने ये वाला चूज कर लिया। फिर हमें पता है कि ये वाला केस ऐसा नहीं होगा, कैसे लिखना पड़ेगा, शी डिसाइडेड टू सपोर्ट अस, क्योंकि ये जो वर्ब है ये कैसी वर्ब है यहाँ पे, ट्रांजिटिव, ठीक है। क्लियर, पता चल गया, ठीक। यहाँ पे आ जाओ, शी डिवोटेड हर लाइफ, ठीक है, शी डिवोटेड हर लाइफ। अब हमने ये वाला सेंटेंस देखना है, इसको भी वैसे करके देख लो, ठीक है। आपको मैं अकेला सेंटेंस करके बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको चीजें समझ आ जाए, ठीक है। डिवोट योर लाइफ समथिंग, ठीक है, या फिर डिवोट योर लाइफ टू समथिंग, कौन सा सही है। अब मुझे पता लग रहा है, मतलब मुझे आइडिया है कि मुझे लगता है कि अब सारे बच्चों का आंसर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, डिवोट योर लाइफ टू समथिंग, ठीक है। डिवोट योर लाइफ समथिंग कैसे हो सकता है, डिवोट योर लाइफ टुवार्ड्स समथिंग, इसका मतलब ये है, ठीक है। तो जिसकी तरफ तुम्हें अपनी लाइफ को डिवोट करना है, अपने आप को समर्पण देना है, ठीक है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा, टू लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर टू लिखना पड़ रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे इसका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टू है ना, ये हमारी क्या प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा तो मुझे यहाँ पे सपोर्ट को यूज़ कर नहीं सकता, फिर मुझे यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, सपोर्टिंग। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सपोर्टिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये जो बात है क्लियर हो गई होगी। इसमें अभी तक कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं बेझिझक, ठीक है। तो आई होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है। आगे चले, चलो आगे चलते हैं। ये वाला सेंटेंस देखते हैं। हमने लिखा हिज ग्रेट डेडिकेशन टू समथिंग, ठीक है, सॉरी टू ब्लैंक इंस्पायर्स लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। अब डेडिकेशन टू समथिंग होगा ना, अगर डेडिकेशन टू समथिंग है तो हमें पता चल रहा है, अब अगर डेडिकेशन टू समथिंग है, ठीक है, तो हमें पता है कि यहाँ पे एक्चुअल में टू का क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। अगर यहाँ पे टू का ऑब्जेक्ट आएगा तो इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, टीचिंग। क्लियर है। चलो ठीक है, सबका आंसर ठीक है, तो सबको ये बातें जो है क्लियर हो गई यहाँ पे, ठीक है। कोई डाउट है पूछो। चलो, आपने एक फ्रेज पढ़ा होगा, ठीक है, जो आपने पढ़ा होगा, बताओ फटाफट, सही गलत, ठीक है। तो जैसे आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पे जो है ना, तो ये सेंटेंस अभी गलत है, तो इस सेंटेंस को जो सही करेंगे वो कैसे करेंगे, ठीक है। इस सेंटेंस को ऐसे सही करेंगे, यहाँ पे क्या लिख देंगे, मीटिंग। क्या लिख देंगे, मीटिंग। क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टू है ना, ये हमारी टू हमारी क्या है, एक प्रेपोजिशन है, और हमें प्रेपोजिशन का यहाँ पे क्या चाहिए था, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग,
ठीक है, ना कि यू लुक फॉरवर्ड समथिंग, ठीक है, यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग। तो अगर यू लुक फॉरवर्ड टू समथिंग आएगा ना, तो इसका मतलब यहाँ पे टू लिखना पड़ेगा, और टू हमारी प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो अगर टू प्रेपोजिशन है उसके बाद उसका नाउन लिखना पड़ेगा, तो हमें पता चल गया कि ये हमारा क्या हो गया, एक ऑब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, तो मीटिंग लिखना पड़ेगा। समझ आ गया। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा ना लुक फॉरवर्ड टू, ये हमने लिखा लुक फॉरवर्ड टू, तो वैसे ही कुछ और फ्रेजेस हैं जिसके साथ हमेशा ही आपको क्या लिखना पड़ता है, जिसके साथ हमेशा ही आपको क्या लिखना पड़ता है, आईएनजी फॉर्म लिखनी पड़ती है। तो जो वो फ्रेजेस है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, आप एक बार उन फ्रेजेस को नोट कर लीजिए, ठीक है। सबसे पहला फ्रेज है लुक फॉरवर्ड टू, मैं यहीं पे लिख देता हूँ। दूसरा है विद अ व्यू टू, कोई डाउट है पूछो, क्लियर है ना यहाँ पे? क्लियर है? ठीक है। तो लुक फॉरवर्ड समझ, लुक फॉरवर्ड का मतलब समझ आ गया ना, स्ट्रांगली होप करते हो जब आप किसी चीज़ को एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, तो उसका मतलब लुक फॉरवर्ड होता है। विद द व्यू का मतलब क्या होता है कि उसकी इंटेंशन वैसी थी, ठीक है। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस बोलूँ, ही मेट अस विद अ व्यू टू हेल्प अस, ठीक है। जैसे ये सेंटेंस मैंने लिख दिया कि वो हमसे क्यों मिला, ठीक है, क्योंकि वो हमें हेल्प करना चाहता था, इसका मतलब ये है। तो विद अ व्यू टू का मतलब समझ आ गया आपको क्या मतलब होता है। तो इसमें हमें पता चल गया कि जो टू लिखा हुआ है ये हमारी क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर ये प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन के बाद क्या लिखा जाएगा, एक ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। तो यहाँ पे जो हेल्प है गलत हो गया, तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा, हेल्पिंग, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट पूछो। लुक फॉरवर्ड टू फ्रेज है, हाँ बिल्कुल सही। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपने ये ऐसे याद कर लिया कि ये फ्रेज है, ठीक है, उसके बाद आईएनजी यूज करो। वो क्यों यूज करो वो मैंने सिखाया, अभी इसको और डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन वो चीजें हमने अभी की नहीं है, अभी करेंगे, डोंट वरी। वो सारी चीजें आपको धीरे धीरे कनेक्ट होने लग जाएंगी। एकदम से मैं सब कुछ इकट्ठा बता दूंगा ना, फिर आप करोगे यार इतना हमें नहीं करना, ठीक है, तो फिर ये बात बोलोगे। तो वो ये कि चीजों को धीरे धीरे कनेक्ट करना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे और धीरे धीरे, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यहाँ पे हम इसके साथ आईएनजी क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों यूज कर रहे हैं, कि एटलीस्ट इतना तो पता चल गया ना कि ये प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन के बाद उसका ऑब्जेक्ट लिखना है। बस आपको ये छोटी छोटी बातें पता चल रही हैं, और आगे धीरे धीरे पता चलती जाएंगी आगे की बातें, ठीक है। क्लियर है? हाँ, और भी फ्रेजेस हो सकते हैं। कौन सा हो सकता है, एडिक्टेड टू, और कौन सा हो सकता है, अकस्टम्ड टू, ठीक है। कोई डाउट है पूछ लीजिए, ठीक है। अकस्टम्ड टू, और कौन सा हो सकता है, यूज्ड टू, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, बी गिवन टू, और कौन सा हो सकता है, टेकन टू। कोई डाउट है तो पूछते रहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। और कौन सा हो सकता है, ऑब्जेक्ट टू, और कौन सा हो सकता है, दिख रहा है, हाँ, हैव ऑब्जेक्शन टू, ठीक है। कोई डाउट है पूछो फटाफट। ठीक है। और कौन सा हो सकता है, ये सारी टू जो है ना प्रेपोजिशन है, ठीक है। तो इसके बाद हमें कोई ना कोई नाउन लिखना पड़ेगा। अरे ऐसा भी नहीं है कोई नाउन नहीं लिखा हो उसको धक्के से आईएनजी नाउन लगा दो, ठीक है, तो ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो अगर नाउन लिखा होगा तो वो सही है, अगर वर्ब लिखी होगी तो भी उसको जेरेंड में कन्वर्ट कर लेना कि हम याद करके चले जाएं। सर अकस्टम्ड लिखा है, अकस्टम का मतलब आदी हो जाना यार, अकस्टम और यूज टू का मतलब सेम होता है।
पूछो पूछो, कोई डाउट है फटाफट। डिवोटेड हर लाइफ में ऑब्जेक्ट है डिवोट का। हाँ, डिवोट ट्रांसिटिव वर्ब है बिल्कुल। तो मैंने कब कहा कि वो इंट्रांसिटिव वर्ब है? मैंने तो कहा ही नहीं। मैंने तो लगा था अगर वो वर्ब के बाद लिखा हो, तो वर्ब के बाद थोड़ी ना लिखा हुआ है। चलो, एक बच्चे ने तो नोटिस किया। और डाउट्स पूछिए। ये लिख लो सारे साइड पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आई एम फॉन्ड वाला बता दो सर। बता देता हूँ। अरे पहले ये तो समझ लो, ये क्लियर हो गया, बाद में कल इसको इसमें बोलो। अब मैं वो समझा दूँ, इसमें बोलो कि बाद में कल ये नहीं समझ आ रहा। ठीक है, तो ये सारे लिख लिए। कोई डाउट है पूछो एक बार। कुणाल यस सर, ठीक है। राहुल यस सर, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, तो और भी हो सकते हैं। ठीक है, प्रेफर टू भी हो सकता है, प्रेफरेबल टू भी हो सकता है, वो आप कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, डाउट्स पूछते रहना, अगर कुछ नहीं समझ आएगा तो आई फॉन्ड ऑफ, ये फॉन्ड वाला बता दूंगा। ठीक है, ठीक है। कमिटेड टू भी हो सकता है, कंड्यूसिव टू, कमिटेड टू, प्रेफरेबल टू हो गया बस। ठीक है, तो यही सारे हैं जो जनरली आते रहते हैं एग्जाम में। ठीक है, एक दो जो हमने पहले किए, डिवोटेड टू, ठीक है, तो वो भी लिख लो। ठीक है, और 16 डिवोटेड टू, बस ये सारे ही हैं। ठीक है, और हमने एक पहले किया था, डिवोटेड वाला किया था, ऑब्जेक्ट टू, ये ऑब्जेक्ट लिख लिया। ठीक है, एक और भी है, इन एडिशन टू। ठीक है, एक और भी है, कौन सा है? तो ध्यान रखना कि ये सारी की सारी जो टू है ना, ये प्रेपोजिशन है। अब इसके बाद फॉन्ट वाला कर लेंगे, कोई बात नहीं। ठीक है, तो यहाँ तक डाउट है पूछो। ठीक है, तो समझ आ गया। अगर ऐसे यहाँ पे कोई क्वेश्चन आएगा तो
जैसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है। कंड्यूसिव टू का मतलब क्या होता है, सहायक होना, ठीक है। कंड्यूसिव टू का मतलब होता है सहायक होना, ठीक है। बाकी सबके तो मीनिंग आपको पता होंगे, ठीक है। विद अ व्यू टू बता दिया, अट्रैक्टिव ये सारे पता होंगे आपको, ठीक है। कोई मीनिंग नहीं पता तो पूछ लेना। गिवन टू का मतलब और ये यूज टू का मतलब सेम होता है, ठीक है। ये मतलब सेम होता है दोनों का ऑलमोस्ट, ठीक है। दे आर accustomed to जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा, ठीक है, दे आर accustomed to stay doors, maps are conducive to teach geography, ठीक है। तो अब देखो पहले वाले में क्या है, दे आर accustomed to, टू यहाँ पे प्रेपोजिशन हो गई, प्रेपोजिशन के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, स्ट्रिंग, ठीक है। तो ऐसे से हो गया। दूसरे वाले में देखो मैप्स आर कंड्यूसिव टू टीच जियोग्राफी, इसका मतलब यह है कि मैप्स आर हेल्पिंग इन नेचर, ठीक है, व्हाइल यू हैव टू टीच जियोग्राफी, ठीक है। तो जो मैप्स है वो सहायक है। तो मैं तभी बताता हूँ कि जब भी आपको किसी भी वर्ड का या फ्रेज का मीनिंग समझना होता है ना, तो उसका एक सेंटेंस लिखा करो। इसी वजह से मैं पीडीएफ में सेंटेंसेस लिखता हूँ। आप अगर आप पढ़ रहे हो उसको, ठीक है, इफ़ यू आर रीडिंग दैट, तो आपने नोटिस किया होगा कि सेंटेंस पढ़ने से आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ आती हैं और आप ज़्यादा देर तक उसको रिटेन भी कर सकते हैं, क्योंकि सेंटेंसेस और फ्रेजेस ही रिटेन कर सकते हो, मीनिंग रिटेन नहीं कर सकते। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो कंड्यूसिव टू व्हाट, टीचिंग।